Welcome to Common Mind. So today we are going to begin 2019 first paper, CDS Elementary Mathematics first part. Till now we have completed till 2018 from beginning with 2014, right? All the questions, all the patterns are same. Even some of the questions are being repeated with a minor change in values, and all the instructions are as the same. The total marks are 100. Book series is A. The time is 2 hours. Per marks per question 1 mark, right? So let us begin with the first question. Here it says that what is the remainder when this number is divided by 18. अब हमसे पूछ रहा है कि ये वाला नंबर को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कौन से फॉर्म का नंबर ही है, a to the power n प्लस b to the power n का फॉर्म है ना. a to the power n प्लस b to the power n का फॉर्म है, जहाँ पे a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 19 है और n की वैल्यू 29 है. ठीक है. अच्छा, अब a to the power n प्लस b to the power n जो होता है वो हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस b से. ये आपको पता है. हमेशा नहीं, तब जब n की वैल्यू एक ऑड नंबर हो, n बिलोंग्स टू एन ऑड इंटीजर. जब n की वैल्यू एक ऑड इंटीजर हो तब जाके ये a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n a प्लस b होता है. और हम देख सकते हैं कि जो n है यहाँ पे वो 29 है, दैट इज एन ऑड इंटीजर. तो दैट्स वाई दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय a प्लस b. दैट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 17 प्लस 19, दैट इज इक्वल टू 36. अगर ये नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 18 से ऑब्वियसली डिवाइड होगा. अगर ये नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर 18 से डिवाइड होगा ही होगा. कोई भी नंबर अगर 36 से डिवाइड कर रहा है, अगर वो 36 का मल्टीपल है तो वो ऑब्वियसली 18 का भी मल्टीपल होगा और वो नंबर 18 से डिवाइड होगा. तो ऑब्वियसली अगर मैं इस नंबर को 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. देखिए बार बार ये सवाल तो बहुत बार रिपीटेड आ चुका है कि जब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अगर ये पूछा हुआ है तो 10 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 5 की पावर n. तो इस वाले एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर ऑफ 5 आएंगे, नंबर ऑफ 5 वही आपका जो है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n हो जाएगा. ठीक है. अब देख लेते हैं. यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 6 बार आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे 12 बार आ रहा है, यहाँ पे 14 बार आ रहा है और यहाँ पे 30 बार आ रहा है क्योंकि ये 5 स्क्वायर है. ठीक है. अब सबको ऐड कर देते हैं. 6 प्लस 3 9 प्लस 12 21 प्लस 14 35 प्लस 30 विल गिव यू 65. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 65. ठीक है. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. हाउ मेनी पेयर्स a, b आर पॉसिबल इन द नंबर दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. यदि कोई नंबर डिविजिबल बाय 9 होता है तो उसका जो सम ऑफ द डिजिट्स होता है वो भी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए. इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 6 34 प्लस 5 39. तो 39 प्लस a प्लस b जो इसके सम ऑफ डिजिट्स हैं. अब हमसे ये बोल रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑड. सपोज मैंने b को 1 रखा, तो अगर मैं b को 1 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, b को 1 रखने पे ये बन जाएगा आपका 40 प्लस a. अब मैं a को ऐसा कौन सा नंबर रख दूं, a को मैं ऐसा कौन सा नंबर रख दूं जो कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजल हो जाए. तो ऑब्वियसली मैं a को 5 रखूंगा, a को मैं 5 रख दूंगा यहाँ पे. तो एक मेरे पास पेयर आ गया 5,1 और दूसरा क्या रख सकता हूँ 14 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि a एक सिंगल डिजिट नंबर है तो वो होगा नहीं. दूसरा केस आता है मेरे पास b इज इक्वल टू 3 का. अब जैसे मैंने b को 3 लिया तो ये क्या बनेगा मेरे पास 42 प्लस है. उस वाले केस में a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, है ना. a की वैल्यू 3 होनी चाहिए तब जाके 45 होगा. और उसके बाद 54 होने के लिए मुझे इसको a को 12 करना पड़ेगा क्योंकि 54 भी तो 9 से डिविजिबल होता है. और 50 ये इस पूरे सम को 54 होने के लिए मुझे a को 12 करना पड़ेगा, लेकिन a तो 12 हो नहीं सकता. क्यों, क्योंकि a एक सिंगल डिजिट नंबर है. तो यहाँ पे भी एक मेरे पास जो पहले आया था 5,1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,3. ठीक है. फिर तीसरा केस आता है जब मैं b को यहाँ पे क्या ले लूँ, b को मैं ले लूँ 5. तो मैंने b को 5 लिया तो ये क्या बना 44 प्लस है. अब मैं यहाँ पे a को 1 ले सकता हूँ. अगर मैं a को 1 ले लूँ तो ये 45 बन जाएगा और 45 9 से डिविजिबल है. ठीक है. 45 जो है 9 से डिविजिबल है. अच्छा, अब अगला नंबर कौन सा आता है 9 से डिविजिबल होने वाला, 54. अब मुझे यहाँ पे a को 10 रखना पड़ेगा जिससे कि 54 बने, लेकिन a सिंगल डिजिट नंबर है तो वो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे एक पेयर आया 1,5 का. दूसरा जो हमारे पास बनता है b इज इक्वल टू 7. तो हमारे पास क्या केस बनेगा 46 प्लस a. अब मैं यहाँ पे यदि a को मैं क्या रख दूँ 8, a को मैं 8 रख दूँ तो 54 बन जाएगा और 54 9 से डिविजिबल होता है. तो अब यहाँ पे 8,7 एक पेयर और आ जाएगा. ठीक है. अगर 63 की बात करें तो हमको 17 रखना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है.
फिर बी को 9 रखेंगे, जैसे बी को 9 रखा तो ये क्या आ जाएगा 48 प्लस ए, और 48 प्लस ए में मुझे ए को फिर 6 रखना पड़ेगा, 6,9। तो देखिए मेरे पास ये टोटल जो है इतने पेयर्स आ गए, 5 पेयर्स आए मेरे पास, 5,1, 3,3, 1,5, 8,7 और 6,9। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे 5 पेयर्स आए हैं जिनको कि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा ए कॉमा बी की जगह पे, तो ये होल नंबर जो है पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर वी आर हैविंग टोटल ऑफ 5 पेयर्स। कंसिडर द फॉलोइंग दिस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए इस मल्टीप्लीकेशन में बहुत ही सिंपल सी बात है, हमसे बस ये पूछ रहा है कि 999 को यदि मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कुछ नंबर्स आएंगे, और जो फाइनल नंबर आएगा वो मेरे पास दे रखा है, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा एफ। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अच्छे से समझिएगा। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी पे कोई मैं ऐसा नंबर लाऊंगा जिसका प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाए, तो मुझे सी की सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है, दैट इज 8। यदि मैं सी को यहाँ पे 8 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कैरी 7 में जाएगा, तो 9 8 72 प्लस 7 79, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 और यहाँ पे फिर 7 और 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस लगेगा। अब यहाँ पे आ रहा है 3, यानी कि यहाँ पे कुछ समथिंग आपका 9 प्लस कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि 3 लाए, यानी कि यहाँ पे मैं अगर 4 ले आऊँ किसी तरह, यानी कि मैं यहाँ पे यदि 4 ले आऊँ किसी तरह, तो इसका जो सम होगा वो 13 हो जाएगा, और 13 का 3 यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b को मुझे 6 बनाना पड़ेगा, है ना, b को मुझे 6 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं b को 6 बनाता हूँ, सपोज ऐसे मैंने b को 6 बना दिया, तो 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पे 4, अब 5 यहाँ कैरी गया, तो 9 6 54, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 9। ठीक है, अब यहाँ पे आया 1, अब देखिएगा यहाँ पे आया 2, बिल्कुल यहाँ पे आया 13 3, अब यहाँ पे गया 1 कैरी, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, है ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 और चाहिए होगा। तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे a को फिर से 8 बनाना पड़ेगा। a को मुझे अगर मैं a को 8 यहाँ बना देता हूँ, यदि मैं a को मैं यहाँ पे 8 बना दूँ, तो 9 8 72, यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 कैरी जाएगा, 9 8 72 प्लस 7 79 9 7, और यहाँ पे फिर से 79 आ जाएगा। मेरे पास a b और c की वैल्यू निकल चुकी है, मुझे d e f की वैल्यू निकालनी है, तो बस आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ये 2 आया, ये 13 आया, ये 21 आया, फिर 2 यहाँ कैरी गया, तो 7 प्लस 2 9 18 27, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ पे मैं f की वैल्यू को 7 लिख देता हूँ, और 2 यहाँ पे कैरी जाएगा, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 7 is 16, तो यहाँ पे 6 जाएगा, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, फिर यहाँ पे 1 जाएगा कैरी, और फिर यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 8। तो देखिए हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी थी, a b c d e f की वैल्यू। ठीक है, a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी 868, तो आप देख लो 868 किस में आ रहा है, a किस में आ रहा है, किस में आ रहा है। फिर और देख लो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 8, तो d की वैल्यू 8 है, तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर d जो है करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। e की वैल्यू है 6 और f की वैल्यू है 7, जो कि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन था, बस आपको ध्यान रखना था। Now here it says that 3 cars ABC started from a point at this respectively at traveled at a uniform speed of this। देखिए जो पहली कार है, कार नंबर ए, वो शाम के 5 बजे चलती है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और मैं 7 बजे की बात करूँ, यानी कि 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट एक्स है, ठीक है, इस पॉइंट एक्स से 120 किलोमीटर्स की दूरी पे 7 बजे, अभी मैं एट 7 PM की बात कर रहा हूँ, एट 7 PM 7 बजे एक्स पॉइंट से 120 किलोमीटर की दूरी पे जो कार ए थी वो चली गई। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद जो वो वाली कार थी, कार बी, वो कितने दूर चली जाएगी 80 इंटू 1 विच इज 80। तो अब यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पे कार बी है, ठीक है, और कार सी यहां से अब चालू हो रही है, राइट। अब हमसे कह रहा है कि इफ ऑल द 3 मीट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी, सपोज यहाँ इस वाले पॉइंट से जहां पे कार ए है, वहां से एक्स दूरी के बाद ये तीनों के तीनों आपस में मिलते ए बी एंड सी। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि
एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब उस कार की स्पीड कितनी थी कार नंबर सी की, जिससे कि ये तीनों के तीनों सेम इंस्टेंट पे यहाँ से, अब मैं यहाँ से टाइम लूंगा, ठीक है। अब टाइम जब भी मैं यहाँ से लूंगा तो सेम टाइम के अंदर ए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, सेम टाइम के अंदर बी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, और सेम टाइम के अंदर सी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अगर मैं रेफरेंस 7 PM को लेता हूँ तो 7 PM पे ये गाड़ी यहाँ पे थी, ये गाड़ी यहाँ पे थी, और ये वाली गाड़ी यहाँ पे थी। अब मैं 7 PM से एक ऐसा टाइम लूंगा जिसमें सेम टाइम के अंदर ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और सी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो सी ने टोटल, ए ने कितनी दूरी कवर की, एक्स, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x अपॉन 60, ये टाइम टेकन बाई ए है, दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी। नाउ टाइम टेकन बाई बी कितना होगा, इसको चलना है 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस एक्स अपॉन 80, एंड टाइम टेकन बाई सी कितना हो जाएगा 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स अपॉन, अच्छा सपोज है हमको x पहले से, हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज y, हमने y ले लिया, राइट। तो इसको y से रिप्लेस कर देते हैं, तो 120 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ यहाँ से, है ना। तो y अपॉन 60 की जो वैल्यू है वो 40 प्लस वाई अपॉन 80 के बराबर आ जाएगी। तो 4y इज इक्वल टू 120 प्लस 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। अब जैसे ही y की वैल्यू 120 आ गई तो TA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 बाई 60, दैट इज 2 आवर्स। अब TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC है, तो TA की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे TC की जगह, तो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 120 पुट करिए और x को वैसे छोड़ दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 120। तो x की जो वैल्यू है, जो कार नंबर C की, जो कार C है उसकी स्पीड है वो कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। प्रियाज एज वॉज क्यूब ऑफ एन इंटीग्रल नंबर, ठीक है। प्रिया की एज कुछ भी हो सकती है, क्यूब ऑफ इंटीग्रल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1, सपोज वो 8 हो सकती है, 27 हो सकती है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, कुछ भी हो सकती है। 5 क्यूब तो होगी नहीं ऑब्वियसली, कोई 100 साल से ज़्यादा तो कोई रेयरली ही जीता होगा। एंड इस नो वॉज ए क्यूब ऑफ एन इंटीग्रल नंबर 4 years अगो, सॉरी, है ना, मतलब कि t-4, मैंने उसकी मान लिया कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है t, तो t-4 की ये जो वैल्यू दी हुई है हमको वो है 8, 27, 64, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि एंड स्क्वायर ऑफ एन इंटीग्रल नंबर आफ्टर 4 years, यानी कि t+4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 4, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, ऐसे करते करते, ठीक है। यहाँ से यदि मैं t की वैल्यू निकालूंगा, इस वाले एक्सप्रेशन से मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो 12 आ जाएगी, 31 आ जाएगी, 68 आ जाएगी। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो t 0 आएगा, 5 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा, 36 आएगा। तो आप देख 32, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉमन वैल्यू आ रही है विच इज 12, है ना, एक ही कॉमन वैल्यू आ रही है। तो t इज इक्वल टू 12 जो है वो उसकी करंट एज है, t इज इक्वल टू 12 जो उसकी करंट एज है। क्यों? क्योंकि अगर मैं t इज इक्वल टू 12 को करंट एज मानूं और 4 years अगो यानी कि 4 साल पहले वो 8 साल की होगी, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो देखिए क्यूब ऑफ द इंटीग्रल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा कि 4 साल बाद, यानी कि जब t 12 से 4 साल बाद यानी कि 16 साल की जब होगी तो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ एन इंटीग्रल नंबर, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो इसलिए जो प्रिया की करंट एज है, जो प्रिया की प्रेजेंट एज है वो 12 years की है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ लॉन्ग शुड शी वेट सो दैट हर बिकम्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन द प्रीवियस ईयर एंड द क्यूब ऑफ अ नंबर इन द नेक्स्ट ईयर। देखिए 12 में मैं अगर 14 जोड़ दूं तो 26 आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों बोला कि उसको 14 साल और वेट करना चाहिए ताकि उसकी उम्र 26 हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि सो दैट हर एज बिकम्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब कि उसके पहले साल, यानी कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर, एंड द क्यूब ऑफ अ नंबर इन द नेक्स्ट ईयर, तो 27 किसका क्यूब होता है क्यूब का, तो नेक्स्ट ईयर में 27 यानी कि 3 क्यूब हो जाएगी क्यूब ऑफ अ नंबर, और प्रीवियस ईयर में 25 यानी कि 5 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली उसको 14 साल वेट करना पड़ेगा जिससे कि वो 26 की हो जाए एंड ये वाली दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Which of the following statements is not true? देखिए the difference of two prime numbers both greater than 2 is divisible by 2।
किसी भी दो प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा एक ऑड नंबर होता है, और किसी भी दो ऑड नंबर को आप सबट्रैक्ट करेंगे, किसी भी दो ऑड नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m n and a prime number p divides the product m cross n, then p divides either m or n। ये भी बिल्कुल सही है। if a number is of the form 6n minus 1 n being a natural number then it is a prime number। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो ये 11 हो जाएगा, करेगा। 3 रख दूंगा तो 17 हो जाएगा, 4 रख दूंगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 5 रख दूंगा तो 29 हो जाएगा, 6 रख दूंगा तो 35 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको 35 देखा, यहाँ तक तो प्राइम नंबर सारे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 35 आएगा, 35 क्या प्राइम नंबर है? 35 प्राइम नंबर तो नहीं है, 35 प्राइम नंबर नहीं है। दैट्स वाई दिस ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग दैट दिस फॉर्म इज ऑफ द प्राइम नंबर। बस नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/x लिखा मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको और इस पे साथ ले आऊँगा और 1/2 को ऐसे लिख दूंगा। अब इसकी AMGM से AMGM जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो x प्लस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होगी। x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। x प्लस उसके बाद प्लस 1/x प्लस 1/2, ये हमको पूरी इसकी वैल्यू पूछना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू किसके मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8th का C। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। Now this expression is given to us. It says that what are the non-zero solutions of x। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देनी है। तो 1 माइनस क्यू एक्स अपॉन 1 प्लस क्यू एक्स, वो उधर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 1 माइनस क्यू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2QX, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 अपॉन QX इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2PX प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2PX। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए -1/QX यहाँ पे आया, ऊपर क्या आया था 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू माइनस 2PX। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2p अपॉन q इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 2p अपॉन q -1 इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसका अंडर रूट प्लस माइनस, यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन p बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2p माइनस q बाई q प्लस माइनस में, तो हमें ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इन अ हॉस्टल द रेंट पर रूम इज इंक्रीज्ड बाई 20% and the hostel is always full, and what is the percentage change in the total collection at the cash counter। देखिए अब सपोज हमारे पास 10 रूम्स हैं और हर एक रूम का किराया 100 रुपये है, ठीक है। हाँ 10 रूम्स हैं हॉस्टल में और हर एक 100 पर रूम, तो टोटल कितना किराया हो जाएगा ₹1000 का। अब 20% रूम बढ़ गए, तो 10 में अगर 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 12 रूम्स, तो अब कितने रूम हो गए 12 रूम हो गए। और हॉस्टल ऑफ रेंट पर रूम, हॉस्टल द रेंट पर रूम इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 20%, यानी कि 100 रुपये से बढ़ गया वो 120 रुपये प्रति रूम हो गया। तो अब कितना हो गया पूरे 12 रूम का 1440,
ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना आया टोटल कलेक्शन पे, तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, इतना माइनस इतना अपॉन इतना इंटू 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 440 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 44% जो है हमारा परसेंटेज चेंज आएगा कैश काउंटर पे कैश कलेक्शन का टोटल कलेक्शन। Radha and Hema are neighbors and study in the same school. Both of them use bicycles to go to school. Radha's speed is 8 km per hour whereas Hema's speed is this km per hour. Hema takes 9 minutes less than Radha. देखिए घर से स्कूल की दूरी d होगी, d देखिए जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो टाइम कम लेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो d अपॉन 10 माइनस d अपॉन 8 वो या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब d अपॉन 8 सॉरी d अपॉन 8 ज़्यादा टाइम लेगा माइनस d अपॉन 10 दैट विल बी इक्वल टू 9 मिनट्स। अब 9 मिनट्स को मैं आवर्स में बदल देता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 9/60, तो 320 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5d माइनस 4d अपॉन 20 इज इक्वल टू 3 अपॉन सॉरी 40 होगा ना, हाँ 40 और ये 20, तो d अपॉन 40 इज इक्वल टू 3 अपॉन 20, ये कटा यहाँ से तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम द लोकेलिटी ऑफ राधा एंड हेमा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम्स आर 6 किलोमीटर, सो आंसर विल बी 6 किलोमीटर। which of the following pairs of numbers is the solution of the equation this, अब देखिए 3 टू द पावर x को t ले लेते हैं। अब पहली बात तो हम यहाँ ऑप्शन से देख के रख लेते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 0 देखे 0 करेगा क्या, तो 3 टू द पावर 2 प्लस 1, तो क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अब देखते हैं 2 और -2 में कौन सा कर रहा है, तो 2 देख लेते हैं पहले, तो 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर -2 क्या ये करेगा, तो ये तो बिल्कुल 10 के बराबर नहीं आएगा। अब क्या -2 देख लेते हैं, तो 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 2, तो 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10, तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज 0, -2 एज द आंसर। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऑप्शन से निकाल दिया। देखिए रिपीटेड सवाल है, सबसे आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हमसे पूछा हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर दिस, सीधे सीधे इसका फॉर्मूला क्या आपको क्या होता है, आपको पता ही है, GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर आप उसको स्टेप फंक्शन बोल दीजिए, या फिर आप उसको फ्लोर फंक्शन बोल दीजिए। log n टू द बेस 10 का GIF प्लस 1 ही होता है। अब n की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, 108 टू द पावर 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, ठीक है। तो अब मुझे log 108 की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 27 इंटू 4, ठीक है, log 27 प्लस log 4 इसका GIF प्लस 1, log 27 कितना हो जाएगा, 3 log 3, ये कितना हो जाएगा 2 log 2, इसका GIF प्लस 1, ठीक है। 3 log 3 कितना हो जाएगा 0.477 इंटू 3, 1 2 3 2 1.431, और 2 log 2 कितना हो जाएगा 0.301 इंटू 2 206 0.602, इसमें ऐड करिए 0.602, तो 2.033 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 20.33 का GIF प्लस 1, और 20.33 का GIF कितना होता है 20, और इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो 21। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। The sum of 3 prime numbers is 100. If one of them exceeds the another by 36, then one of the numbers is. अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर मैं एक प्राइम नंबर को x मान लेता हूँ तो दूसरा प्राइम नंबर मेरे पास हो जाएगा x प्लस 36 प्लस एक तीसरा प्राइम नंबर दैट इज y, एंड इन सभी का सम 100 के बराबर आएगा, ठीक है। नाउ 2x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ ट्रायल्स करके देखता हूँ, है ना, ट्रायल करके देख लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर ऐसा पुट करें जिससे कि ये आ जाए। अगर मैं x को 17 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल x को मैंने 17 रखा, तो y इज इक्वल टू 64 माइनस 17 आ जाएगा, सॉरी 64 माइनस 34 आएगा, क्योंकि 2x है ना। अगर फॉर एग्जांपल मतलब
ज़रूरी नहीं है कि x ही 17 हो, y भी हो सकता है, और इसके हम केसेस देखेंगे, ठीक है। अगर मैं x को 17 रखता हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 माइनस 34 दैट इज इक्वल टू 30। तो क्या y 30 है? अगर मैंने एक प्राइम, देखिए x, ये एक प्राइम नंबर p1 है, ये प्राइम नंबर p2 है, और ये प्राइम नंबर p3 है, लेकिन y तो मेरे पास 30 आ गया, y तो मेरे पास 30 आ गया। क्या पॉसिबल है? क्योंकि y तो प्राइम नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है? यदि मैं y को 17 रख दूं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं y को 17 रखूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x की वैल्यू आएगी आपके पास 64 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 47। तो x की वैल्यू 47/2 क्या पॉसिबल है? क्या प्राइम नंबर कभी भी फ्रैक्शन में आता है? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मेरा पहला ऑप्शन गया। दूसरा मेरे पास है 29 को मैं x में रखता हूँ, तो 29 2 58। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। जैसे ही y की वैल्यू 6 आई, हमको पता चल गया कि प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब चौथा केस क्या बनता है? यदि मैं 29 को y रख दूं, y को मैं 29 रख दूं, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 माइनस 29, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5। अब देखिए, अब 2x की वैल्यू 55 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 55/2 आ गई। फिर से x तो फ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो ये वाला केस भी गया। तो टोटल 1 2 3 4 केस तो चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आता है 43। फिर से मैं x को यदि 43 रखता हूँ, x को यदि मैं 43 रखूंगा तो ये 86 हो जाएगा। x को यदि मैं 43 रखूंगा तो 86 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 64 माइनस 86, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और प्राइम नंबर तो नेगेटिव नंबर होता नहीं है, तो 43 तो किसी हद में नहीं होगा, 43 किसी हद में नहीं होगा। 2x, फॉर एग्जाम्पल अगर y 43 है भी, y 43 है भी, तो 2x की वैल्यू 64 माइनस 43 हो जाएगी 21। तो x की वैल्यू क्या? 21/2। तो क्या फिर से फ्रैक्शन आ सकता है? प्राइम नंबर नहीं आ सकता। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही नहीं होंगे, तीनों के तीनों ऑप्शन ही आपके नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले सवाल को देखिए, फिर से वही सवाल आ गया। कैसे करना है इसको? बार बार मैंने आपको बताया कि 1/a प्लस, इस अभी फिलहाल मैं इसको मान लेता हूँ t, इसको मैंने मान लिया, तो 1/a प्लस d। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/23/16, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो t है मेरा, वो है क्या? बेसिकली क्या है? 1/, इसको मैं इसको t नहीं बोल के, है ना, एक मिनट, इसको t बोलते हैं, इसको, इस वाले को। तो 1/a प्लस 1/t दैट इज इक्वल टू 1/, अब देखिए 23 को मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 7/16, यानी कि 1/1 प्लस 7/16। तो देखिए, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो a की वैल्यू, a हमको क्या दे रखा है? पॉजिटिव इंटीजर। तो यदि मैं a को कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू यहां से कैपिटल 1 आ जाएगी, और इसको मैं वापस से 7/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/16/7, यानी कि जो अब t की वैल्यू है वो 16/7 है, इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू b प्लस 1/c प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए 16/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 2/7 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2/7 दैट इज इक्वल टू b प्लस 1/c प्लस 1/2। यदि मैं इन दोनों को यहां से कंपेयर करूं, तो यहां से मैं देख सकता हूं क्या, कि जो b की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, जो b की वैल्यू है वो 2 आ रही है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/7/2 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/2, और इस वाले एक्सप्रेशन को मैं c प्लस 1/2 से कंपेयर करूंगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, और c की वैल्यू आ गई 3। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ a b एंड c, व्हाट इज द मीन ऑफ a b एंड c। तो मीन ऑफ a b c कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। नेक्स्ट वाले पे आता है, हमसे बोला इन अ सर्टेन टाउन ऑफ पॉपुलेशन साइज 1 lakh, 3 types of newspapers are available. The percentage of people in the town who read these newspapers are as follows. देखिए, what is the number of people, अब इसका मैं एक पाई चार्ट बना लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से इसका आइडिया मिल जाए, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, हमसे कह रहा है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10% ऑफ द पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी?
10 के, न्यूज़पेपर नंबर 1, न्यूज़पेपर नंबर 2, न्यूज़पेपर नंबर 3। हम हमेशा छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। ऑल द थ्री यहाँ पे आएगा तो 1% कितना हो जाएगा इसका, 1 के, यानी कि 1 के तीनों पढ़ते हैं। उसके बाद बोथ 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3 पढ़ने वाले 2% है, यानी कि 2 के। बोथ 1 एंड 3 पढ़ने वाले कितने हैं, 2 के। पहले से 1 के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 के हो जाएगा, ठीक है। अब बोथ 2 एंड 3 पढ़ने वाले 4% है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के, बिकॉज 1 के पहले से है यहाँ पे। बोथ 1 एंड 2 पढ़ने वाले 8 के हैं, अब 1 के पहले से, तो यहाँ पे 7 के हो जाएगा। अब देखिए 3 पढ़ने वाले 5% है, यानी कि 5% मतलब कितना हो जाएगा, 5 के। तो 5 के तो अब पूरे हो ही चुके हैं 3 में, तो यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर 3 पढ़ता हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा हमसे बोल रहा है कि 30% है, यानी कि ये 30 के। अब 2 वाले पढ़ने वाले कितने हैं, ये 7 + 1 8 11, ऑलरेडी 11 इतने पढ़ रहे हैं, और कितने पढ़ते हैं, 30 के। तो बचे हुए ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर 2 पढ़ेंगे, वो कितने हो जाएंगे, 30 - 11, दैट विल बी इक्वल टू 19 के, ठीक है। अब 1 पे आते हैं, 1 वाला क्या बोला है, 10 के। तो 7 + 8 + 1 9, 9 ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ने कितने चाहिए, 10। तो हमारे पास जो सिर्फ न्यूज़पेपर 1 पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1 के हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर। तो रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर में सिर्फ ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 पढ़ता है और सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ता है। 3 पढ़ने वाले तो 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 के + 19 के विल गिव यू 20 के, दैट इज इक्वल टू 20,000, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। कम से कम 2 पढ़ने वाले, 2 या 2 से ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा, 7 के + 1 के + 3 के + 1 के। 7 के मतलब 1 और 2 पढ़ने वाले, 1 के मतलब 1 और 3 पढ़ने वाले, 3 के मतलब 2 और 3 पढ़ने वाले, और 1 के मतलब कि तीनों के तीनों पढ़ने वाले। तो हमसे पूछ रहा है एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स मतलब 2 तो पढ़ेंगे ही, और 3 भी पढ़ सकते हैं। तो 7 के + 1 के + 1 के + 3 के, दैट विल इक्वल्स टू 12 के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देखें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स। तो देखिए 19 के + 1 के 20 के, ये 27 के, 28 के, 29, 30, 31, 32। तो 32 के 32,000 ऐसे लोग हैं जो सभी के सभी प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। अब ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो टोटल पॉपुलेशन 1 लाख की है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32 के, दैट विल बी इक्वल टू 68 के। तो ऐसे 68,000 लोग हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 to the power 73। हमको पता है, ये बात हम सभी को पता है कि जो 7 to the power 1 होता है उसका यूनिट डिजिट 7 होता है, 7 to the power 2 होता है उसका यूनिट डिजिट 9 होता है, 7 to the power 3 होता है उसका यूनिट डिजिट 3 होता है, 7 to the power 4 होता है उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। फिर से यही साइकिल चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर से 7 to the power 5 में यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। तो 73 कहाँ पे आएगा वो देखिए, 7 to the power 72 जो है वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और 4 का जो मल्टीपल है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। तो 7 to the power 72 जो है, जो कि 7 to the power 4 का ये जो एक तरह से मल्टीपल है, उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगला नंबर जब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 to the power 73 हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7। तो जो यूनिट प्लेस डिजिट है 7 to the power 73 का, वो कितना आ जाएगा, 7, राइट। सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करता है, अगर n² + 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n² + 48 इज इक्वल टू k², देन वी कैन राइट एज 48 इज इक्वल्स टू k - n इंटू k + n, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिएगा ध्यान से, 48 दो फैक्टर में टूट गया, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ 48 जो यहाँ पे है उसको मैं लिख सकता हूँ 48 × 1, 48 × 1 भी लिख सकता हूँ, 24 × 2 भी लिख सकता हूँ, 16 × 3 भी लिख सकता हूँ, 4 × 12 भी लिख सकता हूँ, 6 × 8 भी लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे करते करते जाएगा, यानी कि k - n की वैल्यू ये वाली है जितनी सारी, और k + n की वैल्यू ये वाली है जितनी सारी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मैं देखता हूँ कितना आएगा मेरे पास। k - n को यदि मैं 48 रखूँ और k + n को मैं यदि 1 रखूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट मारूंगा
सॉरी के माइनस एन नहीं, ये के प्लस एन हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है ना, तो ये के माइनस एन हो जाएगा। तो के प्लस एन और ये के माइनस एन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2n की वैल्यू 47 आएगी, n की वैल्यू 47/2 आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक फ्रैक्शन नहीं है। देयरफॉर ये वाला तो क्या है। अब 24,2 देख लेते हैं। के प्लस एन की वैल्यू 24 है, के माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को ऐड करूंगा, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से 2n की वैल्यू 12 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सॉरी 2n की वैल्यू 22 आ जाएगी और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो एक n की वैल्यू एक 11 आ जाएगी पहला। दूसरा, अब एक केस और लेते हैं, यानी कि इस वाले से सेटिस्फाई हो गया। तीसरा अगर मैं इससे लूँ तो मैं जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 13 आएगा और 2n की वैल्यू 13 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 13/2 नॉट पॉसिबल, वाई बिकॉज n इज अ इंटीजर, तो ये वाला नहीं होगा। अब 12,4 देख लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 8, तो 2n की वैल्यू यदि 8 आ जाएगी तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो एक n की वैल्यू 4 यहाँ पे आ गई। अगर मैं इन दोनों को करूंगा 8,6 तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2 और 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो एक n की वैल्यू 1 आ जाएगी। और कोई केस बन रहा है, और कोई केस अगर आप इसके आगे जाओगे तो सेम टू सेम यही वाले रिपीट हो जाएंगे, राइट। तो सेम टू सेम यही नंबर आएंगे। तो टोटल हमारे पास n इज इक्वल टू 11, 4 या 1 ऐसे 3 नंबर बन रहे हैं जिसको कि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चाहे तो आप देख भी सकते हैं, 1 को यहाँ पे रखूंगा तो 49 बन जाएगा, दैट इज अ 7 स्क्वायर। 4 को मैं रखूंगा 16, 48 + 16 विल बी 64 विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। अगर मैं 11 रखूंगा 121 + 48 दैट इज इक्वल टू 169 विच इज 13 का स्क्वायर, राइट। तो ये तीनों नंबर्स को रखने पे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर विल बी 3। इस वाले पे आता है, क्या बोल रहे हैं हमसे, देखिए x की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो है 4√6/√2 + √3, राइट। 4√6 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 इंटू 2√2 लिख सकता हूँ, अपॉन में आएगा √2 + √3, राइट। अगर इसको यहाँ ले आए, 2√3 को यहाँ पे ले आते हैं, पहला फॉर फर्स्ट केस क्या है कि मैं सिर्फ 2√3 को यहाँ पे लाऊं, x/2√3 और 2√2 को यहाँ रहने दो, है ना। तो ये √2 + √3 हो जाएगा। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए पहले, तो मैं क्या लगा दूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, कितना हो जाएगा 2√2 + √2 + √3 अपॉन 2√2 - √3, ये कितना हो जाएगा 3√2 + √3 अपॉन √2 - √3। तो इसको सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज कर देंगे, है ना, रैशनलाइज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा √2 + √3 और हो जाएगा √2 + √3 कितना हो जाएगा 6 + 3√6 + √6 + 3 और ये कितना हो जाएगा 2 - 3 विच इज़ -1, तो 9 - 9 + 4√6, ठीक है, ये इसका आंसर हो, ये इस वाले पार्ट का आंसर है। इस वाले पार्ट का आंसर आप ध्यान रखिएगा कितना है -9 + 4√6। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2√3 की जगह 2√2 को यहाँ पे लाऊंगा ताकि मैं इसका निकाल सकूँ, ठीक है। फिर से इसको देखते हैं, देखिए x मेरे को क्या दे रखा था 2√2 इंटू 2√3 अपॉन में √2 + √3। अब x 2√2 चाहिए, तो 2√2 को मैं वापस नीचे लाऊंगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2√3 अपॉन √2 + √3, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x + 2√2 अपॉन x - 2√2 दैट इज इक्वल टू 2√3 + √2 + √3 दैट इज 3√3 + √2 अपॉन 2√3 - √2 - √3, कितना हो जाएगा √3 - √2। तो √3 + √2 से इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कितना हो जाएगा √3 + √2, तो 3 3 = 9 प्लस 3√6 प्लस √6 + 2 अपॉन में 1, तो 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 + 4 √6,
ठीक है, अब मुझे 11 प्लस 4√6 प्लस ये करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 प्लस 4√6। तो अब कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, 11 प्लस 4√6 माइनस 9 प्लस 4√6, तो 11 प्लस 4√6 माइनस 9 माइनस 4√6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। एक्स वाई जेड आर 3 नंबर सच दैट एक्स इज 30% ऑफ जेड। देखिए एक्स जो है वो 30% ऑफ जेड है यानी कि 3z/10 है, और y जो है 40% ऑफ जेड है यानी कि 4z/10 है। इफ x इज p% ऑफ y देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? सपोज x इज p% ऑफ y, तो हमको p की वैल्यू निकालनी है, तो 100x/y की वैल्यू निकाल दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपके पास। तो x/y की वैल्यू कितनी है, पहली बात तो ये बताओ, x/y की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ पे रख दो, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू x/y की वैल्यू कितनी है 3/4, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। आ गया आंसर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अ प्लेन इज गोइंग इन सर्कल्स। देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दूंगा। प्लेन इज गोइंग इन सर्कल्स अराउंड एन एयरपोर्ट, द प्लेन टेक्स 3 मिनट्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक ऐसे एयरपोर्ट है, सपोज ये रनवे बना हुआ है, और इसी रनवे के ऊपर वर्टिकली एक सर्कुलर फॉर्म में प्लेन चक्कर लगा रहे हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एट टाइम t सेकेंड्स इज इक्वल टू दैट एट टाइम t + 30। यानी कि अगर ये एलिवेशन यहाँ पे था थीटा एंगल पे टाइम t पे, तो t + 30 के बाद भी वो सेम एंगल पे रहेगा थीटा t + 30, है ना। एट टाइम t + x सेकेंड्स द प्लेन फ्लाइज वर्टिकली अबव द पॉइंट p, यानी कि कुछ टाइम में टाइम t के बाद ये प्लेन वर्टिकली अबव यहाँ पे फ्लाई करने लगता है। देन व्हाट इज x इक्वल टू? देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए हम रफ में चलते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्लेन है ना, प्लेन ऐसे वर्टिकली सर्कल लगा रहा है एक ग्राउंड के ऊपर, है ना, एक ऐसे सर्कल लगा रहा है वर्टिकली, ठीक है। द प्लेन टेक्स 3 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड लगाने में प्लेन 3 मिनट का समय लेता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमसे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। सपोज पॉइंट पी यहाँ पे है, सपोज, है ना। अब टाइम t सेकेंड्स पे और टाइम t + 30 सेकेंड्स पे, सपोज टाइम t सेकेंड्स पे प्लेन यहाँ पे था, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से वो एंगल थीटा था, राइट। सपोज एंगल ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी के जस्ट ऊपर वाला, इसी के जस्ट जो सर्कल वाला, जो अगर आप एक तरह से सर्कल को इमेजिन करें हवा में, है ना, हवा में आप सर्कल इमेजिन करें तो कुछ इस टाइप का ऐसे सर्कल बनेगा। हवा में आप इमेजिन करिए, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, हवा में आप ऐसे ऊपर की तरफ देखिए और एक सर्कल इमेजिन करिए, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ बना है उसी के जस्ट सीध में, यानी कि ऐसे 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 सीध में इस वाले पॉइंट पे सेम एंगल बनेगा। यहाँ से इस पॉइंट का एंगल देखा जाए तो ये भी थीटा ही होगा, और ये पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है कि वही सेम एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कब, जब प्लेन t सेकेंड्स में था, और ये कब, जब प्लेन t + 30 सेकेंड्स में था। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको 30 सेकेंड का समय लगा। यानी कि अगर मैं एक सिमेट्रिक लाइन बनाऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिमेट्रिक लाइन बना दूँ, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 15 सेकंड लगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 15 सेकंड लगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एट टाइम t + x सेकंड्स द प्लेन फ्लाइज वर्टिकली अबव द पॉइंट p। एट टाइम t + x सेकंड्स, यानी कि यहाँ तक आते आते t + x सेकंड्स हो गए, और प्लेन यहाँ पे जो है p के एकदम जस्ट ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो व्हाट इज x इक्वल टू? अब देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि एक राउंड को लगाने में 3 मिनट लगते हैं, तो इस आधे राउंड को लगाने में, ये जो आधा राउंड आपको दिख रहा है, ये वाला आधा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा? हाफ राउंड लगाने में 3/2 मिनट, यानी कि 90 सेकंड्स लगेंगे। अब 90 सेकंड्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम था,
है ना, आधा चक्कर लगाने में। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्लेन है, प्लेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 90 सेकंड्स लगे, लेकिन वो टी के रेफरेंस से पूछ रहा है कि टी से कितना टाइम लगा। अब टी यहाँ पे था, प्लेन को 15 सेकंड पहले यहाँ पे लगा जाने में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 90 सेकंड लगा, तो टोटल कितना सेकंड लगा, 105 सेकंड लगा। ठीक है, तो जो हमसे टी प्लस एक्स पूछ रहा है वो टी जो है, टी यहाँ पे था और ये एक्स जो है वो 105 सेकंड है। कहने का मतलब है कि टाइम टी सेकंड्स पे प्लेन यहाँ पे था, फिर उसमें 105 सेकंड जुड़ने के बाद वो यहाँ पहुंच गया। क्यों 105, क्यों 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक का और 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक का, 15 सेकंड उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगे और 90 सेकंड उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगे, तो टोटल 105 सेकंड बाद प्लेन जो है वर्टिकली अबव था विथ रेफरेंस टू टी, विथ रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 सेकंड, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 105 सेकंड्स। नेक्स्ट वाले पे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जीसीडी उनका 1 है। तो भैया टू इंटीजर्स पी और क्यू है, उसका बोल रहा है कि रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जीसीडी वो 1 होगा। नाउ बोथ पी एंड क्यू में भी प्राइम नंबर, बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का जीसीडी तो 1 आना ही आना है किसी भी हालत में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा हमसे कह रहा है कि बोथ पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर्स, ये भी सही है। 8,15 आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर तो नहीं है, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी इनका जो HCF है वो तो 1 ही आएगा। और 1 ऑफ पी एंड क्यू, अब देखिए 4,5 आप इसको ले सकते हो एज एन एग्जांपल। 1 ऑफ पी एंड क्यू में भी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट। पी को आप चाहे कंपोजिट ले लो, क्यू को प्राइम ले लो, या फिर आप 5,4 लेके वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इनमें से एक नंबर प्राइम है, दूसरा नंबर कंपोजिट है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज 30 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट 3000 kg हो जाएगा, ठीक है। If the average weight of the girls is 24 kg, then that of the boys is 32 kg. ठीक है, देखिए सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स x है तो उनका टोटल वेट हो जाएगा 24x, नंबर ऑफ बॉयज 100 माइनस एक्स हो जाएंगे तो उनका कितना हो जाएगा 32 इंटू 100 माइनस एक्स, 32 इंटू 100 माइनस एक्स। टोटल वेट ये हो जाएगा। टोटल वेट किसके बराबर दे रखा है हमको, 30,000 के बराबर, ठीक है। तो 24x प्लस 3200 माइनस 32x इक्वल टू 3000, तो माइनस 8x उधर जाएगा तो 8x और ये इधर आएगा तो 200 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 25, दैट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 25, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b this expression is, ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन, पहली बात ऑलवेज जीरो तो नहीं होगा, जीरो तभी होगा जब a की वैल्यू की b के बराबर होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो क्या, नेवर जीरो हो भी सकता है, जब a की वैल्यू b के बराबर हो जाए तो जीरो हो भी सकता है, तो ये वाला भी गया। अब देखिए पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन b, नहीं यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो चाहे a ग्रेटर देन b हो चाहे b ग्रेटर देन a हो, दोनों ही केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। तो बचा हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इफ a is to b is equal to c is to d is equal to 1:6, then what is the value of the following। देखिए a अपॉन b is equal to c अपॉन d is equal to 1/6, तो a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/6, ये भी तो हो सकता है। और जैसे ही ये हुआ हमने यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन लिया, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, a अपॉन सी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा b अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास क्या बचा c अपॉन डी का होल स्क्वायर, a अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b अपॉन डी का होल स्क्वायर प्लस 1। सब में वैल्यूज लगा देनी है आपको। a अपॉन सी की वैल्यू 1/6 है तो 1/36 प्लस 1 अपॉन 1/36 प्लस 1 इंटू c अपॉन डी की वैल्यू भी कितनी है 1/36, कितना हो जाएगा 37/37, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या 1/36, राइट। आंसर कितना आ जाएगा 1/36।
ठीक है, देखिए अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x ले लेता हूँ, ठीक है। x को मैंने लिया 0.53 और 53 पे डबल बार, ठीक है। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.53 बार। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 99x इक्वल टू 53 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53/99, ठीक है। दूसरा क्या, y को मैं ले लेता हूँ 0.53 बार। अब चूंकि यहाँ पे नंबर सिर्फ एक वाले पॉइंट पे है तो मैं इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चूंकि यहाँ पे दो नंबर पे बार पे था इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये कितना आ जाएगा, 5.33 बार, ठीक है। तो 9y इज इक्वल टू 3 बार से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4.8। तो y इज इक्वल टू 48/90, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, x प्लस वाई को, दोनों को ऐड कर देते तो 53/99 प्लस 48/90, दैट इज इक्वल टू, अब देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करने बैठूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 53 डिवाइड बाई 99 जब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा 0.53 बार, प्लस में 48 डिवाइड बाई 90 कितना होगा, 0.533 बार, 0.533 बार, ठीक है। तो जब आप दोनों को ऐड करिएगा, है ना, जब आप दोनों को ऐड करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 0.53 0.5333 68601 1.0686868 ऐसे ऐसे बदलता चला जाएगा तो 68 पे बार आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 68 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.068 और 68 पे बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाली इनइक्वालिटी हम कब कब होल्ड करेगी, तो भैया एन को हम रख के देख लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू यदि मैं 1 रखूंगा तो 3 टू द पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 टू द पावर 3 होल्ड कर रही है। n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 3 टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, ये भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है। तो n 1 और 2 के लिए होल्ड कर रही है, n की वैल्यू 3 के लिए होल्ड करेगी क्या, 3 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 3 टू द पावर 3 है नहीं, तो 3 के लिए तो होल्ड नहीं करेगी। 4 के लिए होल्ड करेगी क्या, 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3, दैट मींस 81 इज ग्रेटर देन 64। 5 के लिए होल्ड करेगी, 3 टू द पावर 5 इज 243 एंड 5 टू द पावर 3 इज 125। अब आगे जितने भी नंबर आएंगे उसके लिए नंबर बहुत बड़ा होता चला जाएगा, देयरफॉर इट विल बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर। लेकिन 3 के लिए नहीं करेगा, बिकॉज 3 के लिए दोनों नंबर सेम आ जाएंगे, राइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज n इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, राइट। n is a natural number except 3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप ध्यान से इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है। 9 मतलब अब देखिए डेलिबरेटली कोई ऐसा नंबर तो देगा नहीं कि ये प्रूफ करेगी इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमको दिख रहा है पहले से कि रैशनल नंबर यहाँ पे है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे इसको फाइंड आउट आइडेंटिफाई करते हैं। ये वाला जो है ये बेसिकली 243 का स्क्वायर है, ये जो है ये 243 का स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। अंडर रूट जब आप इसका निकालोगे तो वो 243 आएगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, राइट, ये एक रैशनल नंबर है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये p/q के फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है, राइट। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन से पढ़ा हुआ है कि जब भी p/q के फॉर्म में होता है तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अब अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रेकरिंग है, ठीक है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट कर रहा है, और रिपीटिंग में भी कौन सा है, प्योर वाला, राइट। तो ये रिपीट भी कर रहा है 4 5 4 5 4 5 और ये प्योर वाला भी है, ठीक है। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर recurring. If they are not terminating then they are recurring, and if the number is non-terminating also and it is non-recurring also. Why? Because यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 4 times 1 4 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न नजर आ रहा है, ना तो ये रेकरिंग है, ये एक नॉन रेकरिंग नंबर है, प्लस ऊपर से नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग इज इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इन सबको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे आपको ऑप्शन डी लगाना था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। A race has 3 parts, the speed and time required to complete the individual. What is the average speed? अब देखिए एवरेज स्पीड, और ध्यान रखिएगा ये मिनट्स में दिया हुआ है तो इसको आवर्स में बदलेंगे हम। एवरेज स्पीड हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। एवरेज स्पीड हमसे पूछा हुआ है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो हमको मिला ही हुआ है, कितने मिनट्स हो जाएंगे, 230 मिनट्स। तो 230 मिनट्स इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 23/6 आवर्स लगे। तो लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट विल बी इक्वल टू D1 D2 D3। तो D1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 50/60 प्लस 8 इंटू 80/60 प्लस 7.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 1/60 को बाहर लेते हैं, 1/60 को बाहर लेते हैं, यहाँ बचेगा 450 प्लस 640 प्लस 750। तो 450 640 कितना हो जाएगा, 1090 प्लस 750 1840। तो 1840 डिवाइडेड बाई 60, ये आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1840 डिवाइड बाई 60। टोटल टाइम कितना है ये, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। 184/23 कितना होता है, देख लेते हैं इसको। डायरेक्टली ये 8 से कट रहा है। ठीक है, तो 23 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 184। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8.00 kmph। राइट, अब अगर ध्यान से मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, तो हमसे पूछ रहा है कि ईच फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है तो कितनी होगी। सपोज मैं इसको k के बराबर ले लेता हूँ। राइट, इसको मैंने क्या बोला कि मैं इसको k के बराबर ले लेता हूँ। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, bk प्लस ck, b की वैल्यू हो जाएगी ck प्लस ak, और c की वैल्यू हो जाएगी ak प्लस bk, ये हो जाएगी। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c को इधर लाऊंगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो या तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है, नहीं तो k की वैल्यू 1/2 है। तो जो k की वैल्यू 1/2 है या तो ये आ रही है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है। हर ऑप्शन में आप देखोगे तो ईच फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1/2 आ रही है, पहली बात। या फिर दूसरा केस हमारे पास बनता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है, c प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी, यानी कि ये -1 इज इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। यानी कि या तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 आ रही है, जो कि k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, नहीं तो फ्रैक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाई 8, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 इंटू 3 की पावर 520, 3 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 260 लिखा मैंने ऐसे। तो 3 इंटू यह हो गया आपका 9 की पावर 260, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 260। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा, तो हम सभी को पता है कि जो आगे नंबर लिखा होता है वही रिमाइंडर होता है इसका। ठीक है, जो आगे नंबर लिखा होता है वही रिमाइंडर होता है इसका। बिकॉज अगर मैं इसको किसी भी, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको मैं किसी बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में जो आपके पास बचा है वो सिर्फ 3 ही बचेगा। बाकी सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो आपके 8 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये एक 3 वाला टर्म बचेगा और डिवाइड बाई 8 होगा। तो अगर मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा छोटा नंबर जो है रिमाइंडर आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये इस फॉर्म में नंबर आता है आपका, हमेशा अगर आप ध्यान में रखिएगा, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है वो अगर इस वाले फॉर्म में आ जाए 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आगे कोई भी नंबर लिखा हो, तो रिमाइंडर हमेशा वो आगे वाला नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अ प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट एक्स एट यूनिट्स प्लेस, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ एक्स इज पॉसिबल। देखिए, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। ये 4 आ गए। अब प्राइम नंबर में 11 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, बस। तो हमारे पास टोटल ऐसे 6 पॉसिबल केसेस हैं जिसमें कि यूनिट डिजिट में ये सारे नंबर्स आ सकते हैं।
प्राइम नंबर के केस में 19 भी एक प्राइम नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, 11 भी प्राइम नंबर है, उसका यूनिट डिजिट जो है 11 आ रहा है, और 2 तो प्राइम नंबर है ही, 3 भी है, 7 भी है, 5 भी है। तो हमारे पास टोटल ऐसे कौन कौन से हो गए, 2, 3, 7, 5, 1 और एक 9। तो इन सभी के सभी यूनिट डिजिट्स, वेरियस वैरायटी ऑफ यूनिट डिजिट्स जो है वो 6 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। If an article is sold at a gain of 6% instead of a loss of 6%, the seller gets 6 more. What is the cost price of the article? Suppose the cost price of the article is X. If it is sold at a gain of 6%, that is this, and minus. If it is sold at a loss of 6%, then he gets 6 rupees more. Solve कर देना इसको, कितना आ जाएगा, x plus 3x by 50 minus x plus 3x by 50, that is equal to 6. तो 6x by 50 is equal to 6, 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो जो कॉस्ट प्राइस हमने आर्टिकल एज्यूम किया था x, वो कितना आ गया 50। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अ फील्ड कैन बी रीव्ड बाय 12 men और 18 वुमेन इन 14 days। यानी कि 12 मैन 14 दिन में काम ले, वही सेम फील्ड को रीप करने में उतना ही दिन 18 वुमेन लेंगी उसी फील्ड को काम करने में। तो कितना हो जाएगा 2, 3। तो 2 men इज इक्वल टू 3 वुमेन, यानी कि जितना काम 3 वुमेन कर रही हैं उसका उतना ही काम 2 men कर जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 8 men and 16 women, 8 men and 16 women कितने में करेंगे। तो देखिए, यदि 2 men के बराबर का काम 3 वुमेन कर रही हैं, तो 8 men के बराबर का काम कितनी वुमेन करेंगी, 12, है ना, 12 वुमेन। यानी कि 8 men की जगह मैं 12 वुमेन रख सकता हूँ, 12 वुमेन ये और 16 वुमेन, यानी कि टोटल 28 वुमेन। अब 18 वुमेन रीप कर रही हैं 14 दिन में उस फील्ड को, तो टोटल 28 वुमेन कितने दिन में रीप करेंगी, आंसर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। लॉग ले लेते हैं, x ln 3, सपोज k ले लेते हैं, राइट, हमने इसको k ले लिया, है ना। तो x ln 3 इज इक्वल टू ln k, y ln 4 इज इक्वल टू ln k, एंड z ln 12 इज इक्वल टू ln k। ठीक है, हमसे पूरा z की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो x ln 3 इज इक्वल टू y ln 4 इज इक्वल टू z ln 2 ln 2 प्लस ln 3। ठीक है, तो ln 3 है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अगर z ln 12 की वैल्यू ln k के बराबर है ना, यहाँ से आप देख सकते हो। तो z टाइम्स ln 4 प्लस ln 3 इज इक्वल टू ln k, है ना। तो z ln 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln k बाई y, ln z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ln 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln k बाई x, दैट इज इक्वल टू ln k। ln k से ln k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमको दिया हुआ है कि 4a प्लस 7b, है ना, अपॉन 4a माइनस 7b इज इक्वल टू 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8a अपॉन 14b इज इक्वल टू 8c अपॉन 14d, 8 अपॉन 14 अपॉन 14, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। आ गया आंसर। कंपोनेंडो डिविडेंडो देखिए कितना हैंडी है। Given that the polynomial leaves the same remainder when divided by x minus 1 और x plus 1, सेम रिमाइंडर लीव करेगा, तो x की वैल्यू 1 रखने पे 1 प्लस a प्लस b
विल बी इक्वल टू समथिंग एंड -1 रखने पे 1 माइनस ए प्लस बी दैट विल गिव यू समथिंग। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी। 1 से 1 कैंसिल, ए 2a इधर जाएगा तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2a की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे मैं a की वैल्यू 0 रखूँगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d-1। तो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, b तो कोई भी इंटीजर हो जाएगा, लेकिन a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तुषार टेक्स 6 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क व्हाइल अमर टेक्स कंप्लीट द सेम वर्क, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन व्हाट इज द टाइम रिकॉर्ड। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तुषार का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/6, और अमर का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/10। दोनों एक साथ काम करने बैठेंगे तो टुगेदर उन दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/6 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 8/30, है ना। 8/30 1 घंटे का काम होगा, यानी कि 8/30 काम वो 1 घंटे में कर ले रहे हैं। तो एक वर्क कितने घंटे में करेंगे, 30/8 आवर्स, 30/8 आवर्स में कर लेंगे, है ना। यानी कि 15/4 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स 3/4 मिनट्स, यानी कि इतने आवर्स में करेंगे। तो 3/4 आवर कितना हो जाता है, 45 मिनट्स। तो 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। देखिए रिपीटेड सवाल है, आसान सवाल है। यदि मैं बोल दूं कि ये x है, तो क्या जो ये चीज लिखी हुई है वो भी तो x होगी, है ना। तो x-2 को यहां ले जाएंगे, √x, x² + 4 - 4x = x, x² - 5x + 4 = 0, x² - 4x - x + 4 x, x - 4 - 1 x - 4। तो या तो x की वैल्यू 1 आ रही है, नहीं तो x की वैल्यू 4 आ रही है। तो क्या x की वैल्यू 1 आ सकती है कभी भी, कभी भी क्या x की वैल्यू 1 आ सकती है, क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा है, तो 1 तो नहीं आएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। अब आते हैं इन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में फेल होने वाले कैंडिडेट्स 52 हैं, मैथमेटिक्स में फेल होने वाले कैंडिडेट्स 42 हैं, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में फेल होने वाले कैंडिडेट्स 17 हैं। तो ई बार यूनियन एम बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई बार प्लस एम बार माइनस ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन, मतलब माइनस ई बार इंटरसेक्शन एम बार। कितना हो जाएगा, 494 - 17 दैट विल बी इक्वल टू 77, दैट इज इक्वल टू ई बार इंटरसेक्शन एम बार, ये आ गया। अब ई बार इंटरसेक्शन एम बार को लिखने का एक तरीका और होता है क्या, सॉरी ई बार यूनियन एम बार को लिखने का एक तरीका और होता है क्या, ई इंटरसेक्शन एम का होल बार। कितना गिवन है हमको, 17, है ना। जब आप यहाँ पे वो लगाते हो, कौन सा एक रूल होता है वो, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो यार डी मॉर्गन्स लॉ हो गया ना, कि अगर ई बार इंटरसेक्शन ई बार यूनियन एम बार को मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन एम का होल बार। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब जब होल बार आ ही गया तो टोटल में से ई इंटरसेक्शन एम घटा दूंगा तो वो सेम चीज़ आ जाएगी 17। तो ई इंटरसेक्शन एम कितना हो जाएगा, 100 - 70 दैट इज इक्वल टू 83। सॉरी ये 77 है ना, हाँ 77 है, तो 77, तो 100 - 77 कितना हो जाएगा, 23। तो ई इंटरसेक्शन एम, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले, देखिए फेलियर को मैंने बार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, फेलियर जितने भी हो उसको मैंने बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और लेकिन जो पास वाले हैं उनको ई इंटरसेक्शन एम से ऐसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू 23, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अ मैन हु रिसेंटली डाइड लेफ्ट अ सम ऑफ रुपीज दिस टू बी डिवाइडेड अमंग हिज वाइफ, 5 sons and 4 daughters. He directed that each son should receive 3 times as much as each daughter receives, and that each daughter should receive as twice as much as their mother receives. Suppose their mother receives x shares. Suppose their mother receives x shares, ठीक है, उनकी मदर के पास x शेयर आया। Now each daughter receives and that each daughter should receive twice as much as their daughter receives, यानी कि each daughter को
कितना मिलना चाहिए 2x, तो टोटल 4 डॉटर्स हैं तो कितना हो जाएगा 8x, एंड he directed that each son should receive 3 times as much as each daughter receives. each daughter को कितना मिल रहा है 2x, तो उसका 3 times कितना हो जाएगा 6x, तो each son को मिल रहा है कितना 6x, टोटल 5 sons हैं तो 5 sons के कितने हो जाएंगे 30x, तो 30x प्लस 8x प्लस x यानी कि 39x, 39x वॉज द टोटल सम प्रॉपर्टी, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 रुपीज, राइट, तो उसकी वाइफ को कितना मिलेगा 10,000 जो कि हमसे पूछा था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 40% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन ट्रिपल्ड। देखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, ये होता है। अब अमाउंट बोल रहा है कि हमसे मोर देन ट्रिपल्ड हो जाएगा, यानी कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3p, ठीक है, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 40 बाई 100 की पावर n इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 1 प्लस 2/5 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज 7/5 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू को मैं ऐसा क्या रख दूं यहाँ पे, अगर मैं 1 रखूंगा तो 7/5 आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, 2 रखूंगा तो 49 में 25 नॉट पॉसिबल, 3 रखूंगा तो 343 अपॉन 125 तब भी नॉट पॉसिबल, तब भी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमको एक ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए। अगर मैं n को 3 रखता हूं तो ये आएगा विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। अगर मैं n को 4 रखूंगा उस केस में ये आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ी वाली क्वांटिटी यहाँ पे होगी वो जो यहाँ पे 625 होगा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, अ पर्सन डिवाइडेड अ सम ऑफ दिस इनटू 3 पार्ट्स एंड इन्वेस्टेड दिस पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years he got the same interest on each part, यानी कि SI of 1 इज इक्वल टू SI of 2 इज इक्वल टू SI of 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P1 इंटू R, 1 कितना है 5 इंटू T 2 years अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू P3 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है। इसको इक्वेट करते हैं यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5P1 इज इक्वल टू 6P2 इज इक्वल टू 9P3, राइट। अब हमसे कह रहा है कि जो सम था मेरा, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 उसकी वैल्यू कितनी थी 17,200, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, P2 की वैल्यू हो जाएगी 5/6P1 और P3 की वैल्यू हो जाएगी 5/9P1, तो यहाँ पे रख देते हैं P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6P1 और P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/9P1, दैट इज इक्वल टू 17200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18P1 प्लस 15P1 प्लस 10P1 अपॉन में 18, दैट इज इक्वल टू 17,200, ठीक है। 18 प्लस 15 33 प्लस 10 43, 43P1 इज इक्वल टू 18 इंटू 17200, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, और P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट 9%, यानी कि 9% पे कौन सा मनी इन्वेस्टेड था P3, तो हमको P3 निकालना है। तो P3 कितना हो जाएगा 5/9 इंटू P1 800, 8 5 40, दैट इज 4000, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4000। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, तो देखिए तो अगर देखिएगा ध्यान से, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, है ना, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा x³ माइनस y³, सिर्फ डिनोमिनेटर को भी, है ना, एक मिनट, x³ माइनस y³ माइनस 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 XY स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 YZ स्क्वायर प्लस 3 Y स्क्वायर जेड, है ना, सॉरी माइनस 3 Y स्क्वायर जेड माइनस 3 Y स्क्वायर जेड प्लस 3 YZ स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3Z स्क्वायर एक्स प्लस 3ZX स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये जो टर्म हमारे पास बचा है ना नीचे, ये वाला इतने टर्म्स बचे हैं, वो सेम टू सेम टर्म यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। कैसे? अगर मैं इस चीज़ को ओपन करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस जेड, तो जेड माइनस एक्स बेसिकली, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 3 सब में कॉमन आ रहा है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 से 3 वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। देखिए सारे के सारे टर्म यहाँ पे जो मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो टर्म न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम टर्म डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं ln लेता हूँ, इसको मैं k के बराबर कर देता हूँ, राइट। तो x ln a की वैल्यू ln k के बराबर आ जाएगी, y ln b की वैल्यू ln k के बराबर आ जाएगी, एंड z ln c की वैल्यू ln k के बराबर आएगी, ठीक है। अब b स्क्वायर की वैल्यू ac दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों साइड ln है, तो 2 ln b इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln c है। अब यहाँ पे ln b ln a और ln c की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ln b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln k अपॉन ln y, तो 2 ln k अपॉन ln y इज इक्वल्स टू ln a की वैल्यू क्या है, ln k अपॉन x, ln k अपॉन x प्लस ln c की वैल्यू कितनी है, ln k अपॉन z, ln k कट जाएगा, 2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड आ रहा है, और हमसे क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछ रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, राइट। अब पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, पी माइनस क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 1, ऐड करेंगे पी की वैल्यू आ जाएगी 8 और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 56, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द इक्वेशन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहली बात इस वाले इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन की इक्वालिटी लगी है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ओनली कभी नहीं होता, यू और होता है हमेशा, इस वाले केस में हमेशा और आता है, तो बिना सॉल्व किए आपको ऑप्शन नंबर डी बनाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। द एक्सप्रेशन दिस हैज अ फैक्टर ऑफ, अब देखिए 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 3 की पावर n, यानी कि 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। नाउ ये वही फॉर्म आ गया, कौन सा, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, है ना। अब n चाहे, जब देखिए अब इसमें फैक्टर आपको देखना है, अब a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, यदि n आपका ऑड है, यदि n आपका ऑड है उस वाले केस में वो सिर्फ a माइनस बी का फैक्टर होता है, नहीं तो अगर आपका n इवन है ना, तो वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का फैक्टर होता है। तो अगर मैं n को इवन मान के चलता हूं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 33 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे अब चूंकि अगर n सिर्फ ऑड है तो सिर्फ a माइनस बी का फैक्टर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस a एंड दैट इज इक्वल टू 17, तो ये जो फैक्टर हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो 2019 का जो पहला पेपर है CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, उसका पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस देखे, सेट थ्योरी के अच्छे से सवाल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर से, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, नंबर थ्योरी से रिलेटेड, एवरेज, मीन, मीडियन जो भी है वो सब पूछा हमसे, रेशियो का अच्छा खासा सवाल आया,
है ना। उसमें आपने देखा यहाँ पे रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का अच्छे से सवाल है। वेटेज मतलब हर एक टॉपिक को इन्होंने एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दिखे, कई किसी भी एक टॉपिक पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, अलग अलग फील्ड से सवाल आ रहे हैं, वास्ट मेजोरिटी को कवर कर रहा है ना। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आपको PYQs करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हो और कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, एंड थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।